गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या यूजेस के बारे में पढ़ा था और उसी को हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको एल्गी एज फूड, फॉडर, इंडस्ट्री और मिनरल्स के बारे में बताया था। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे आज कि एल्गी को बायो फर्टिलाइज़र्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि जितनी भी राइस फील्ड्स होती हैं, जो चावल की खेती की जाती है, उसमें आपको ध्यान हो तो पानी भरा रहता है और उस पानी में जो है प्लांट जो है आपका राइस प्लांट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर बहुत सारी एल्गीज़ का यूज़ किया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी स्पेशली यूज़ होती है और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी जैसे एनाबिना सिलेंड्रिका है, ओसिलेटोरिया प्रिंसिप्स है, नॉस्टॉक कॉम्यून है और बहुत और अदर एल्गीज जो है ब्लू ग्रीन एल्गी की वो यूज़ की जाती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है और वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। उसी प्रकार से जो लार्ज ब्राउन एल्गीज़ हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जिनको हम कैल्प्स कहते हैं, लार्ज ब्राउन एल्गीज़ को, या रेड एल्गी भी होती हैं जो कि मेराइन एल्गी होती है। ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स इनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं और एज ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद के रूप में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि पोटेशियम तो बहुत होता है इनके अंदर, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। तो आपको पता है कि जो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हो उसमें आपका नाइट्रोजन भी होना चाहिए, फॉस्फेट और ये पोटेशियम होना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ NPK जो कहते हो आप, नाइट्रोजन, P फॉर पोटेशियम, K फॉर फास्फोरस। तो NPK में आपका पोटेशियम तो मैराइन एल्गीज़ में बहुत अच्छा है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है। तो अगर इसको ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ यूज़ किया जाए कॉम्बिनेशन में, ब्राउन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी का, तो ये बहुत अच्छा खाद का काम भी कर सकता है, फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जा सकता है। अब आता है डिस्पोजल ऑफ सीवेज, कि जो सीवेज वाटर होता है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको किस प्रकार से साफ़ किया जा सके या उसको किस प्रकार से बचाया जा सके। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन की अगर रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होना चाहिए उस सीवेज वाटर का। तो बहुत जगह आपने देखा होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हुए हैं। तो उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो इस सीवेज पे वर्क करेगा और वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है। अब ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रीन एल्गी या इस तरह के जो फोटोसिंथेसिस कर सके वो एल्गीज़ वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। तो उन टैंक्स में उन एल्गीज़ को ग्रो किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ बता रखे हैं आपको, क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है, स्कैंडेस्मस। तो इन एल्गीज़ को ग्रो किया जाता है ताकि ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ सके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आपको पता है ऑक्सीजन निकलती है और ये जो ऑक्सीजन निकलती है ये यूज़ कर ली जाती है बैक्टीरिया से। और इवन जो अमोनिया वगैरह जो होता है इसके अंदर, आपके सीवेज वाटर के अंदर, वो अमोनिया जो है एल्गी यूज़ कर लेती है, एल्गी उसके ऊपर फीड करती है। और फीड करना का मतलब है कि यूज़ कर लेती है उसको इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये यूटिलाइजेशन के बाद जो है ऑक्सीजन आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर दे देती है। तो इस प्रकार से अमोनिया मतलब उसका न्यूट्रिएंट की तरह काम आ जाता है, उसमें वो यूज़ करती है उसको और ऑक्सीजन जो है उसको बाहर निकालती है। तो ऑक्सीजन के हेल्प से या ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर बैक्टीरिया उस सीवेज वाटर पे वर्क करके उसको ट्रीट करता है। तो वहाँ पर भी एल्गी यूज़ की जाती है। फिर आता है एल्गी एज एंटीबायोटिक एंड मेडिसन्स, कि एल्गी से कई सारी मेडिसन्स और एंटीबायोटिक्स बन सकती हैं। जैसे कि एल्गी जो यूज़ की जाती है मेडिसन में वो है क्लोरेला, क्लैडोफोरा, पॉलीसाइफोनिया, लैमिनेरिया और भी बहुत सारी हैं। तो ये जो एल्गीज़ हैं इनसे हम अधिकतर मेडिसन या एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक बनी थी क्लोरेलिन, वो ऑब्टेन की गई क्लोरेला से। ये कई बार पूछ सकते हैं आपको। इसी प्रकार से कारेल्स जो ऑर्डर है जिसमें कारा आता है, उसमें लार्विसाइडल प्रॉपर्टी, लार्विसाइडल प्रॉपर्टी का मतलब है लार्वास को ये कंट्रोल कर सकता है। तो ये मॉस्किटो कंट्रोल के अंदर भी कई बार हेल्प करता है। उसी प्रकार से रेड एल्गी जो है कई डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट में काम आती है, जैसे किडनी या यूरिनरी ब्लैडर से कोई रिलेटेड डिजीज़ है या लंग्स से कोई रिलेटेड डिजीज़ है, तो रेड एल्गी वहाँ पर
काम कर सकती है। ऐसे ही ब्राउन एल्गी जो है वो भी यूज़ की जाती है। गॉइटर एक डिजीज़ है, आपके गले की डिजीज़ है, जिसमें कि आयोडीन कंटेंट कम होने के कारण होती है। तो हाई आयोडीन कंटेंट है कुछ एल्गीज़ के अंदर, ब्राउन एल्गीज़ के अंदर, तो उसमें आपको ये ट्रीट करने से गॉइटर डिजीज़ ख़त्म हो सकती है। ऐसे ही जिलैडियम एक एल्गी है, हमने पढ़ा था, रेड एल्गी है, और ये स्टमक डिजीज़ में हेल्प करती है। डायटम जो हैं उनमें एक निश्चिया नाम का डायटम है, वो विटामिन ए में बहुत रिच है। एक रेड एल्गी है पोरफायरा लेसिनेटा, वो हाई यील्ड देती है विटामिन सी कंटेंट का। तो इस प्रकार से इसको एज मेडिसन, जैसे विटामिन सी की जो मेडिसन है उसमें यूज़ किया जाएगा पोरफायरा लेसिनेटा को। तो इसी प्रकार से निश्चिया है, उसको यूज़ किया जा सकता है विटामिन ए की किसी टैबलेट्स वगैरह में। तो इस प्रकार से ये एंटीबायोटिक और मेडिसिन बनाने में भी हेल्पफुल होती है। अब आते हैं एल्गी एज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसमें लगातार लोग लगे हुए हैं रिसर्च पे कि किसी तरीके से जो एल्गीज़ हैं उनकी सहायता से हमें कुछ ऐसे फ्यूल्स मिल जाएं जो कि पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट करें और वातावरण को साफ़ रखने में हेल्प करें। तो ये है हाइड्रोजन जो है उसको एज सोर्स माना गया है। हाइड्रोजन गैस जो है वो पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट करती, और जब वो एनवायरनमेंट में मिलती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बन जाता है, तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा। जो कोई भी फ्यूल हम पेट्रोल डीजल जो भी बर्न करते हैं तो उससे जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो एनवायरनमेंट को दूषित करती हैं। तो ये अगर हाइड्रोजन गैस को एज फ्यूल निकाल लिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो उसके लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं, और उसमें इनको हाइड्रोजन जो है उसको बनाने के लिए फोटोसिंथेटिक मशीनरी की आवश्यकता होती है। मतलब ग्रीन प्लांट्स जो हैं उन्हीं से ये बन सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फोटोलिसिस करते हैं। फोटोलिसिस का मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में, लिसिस मतलब टूटना। तो किसका लाइसिस होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो यूज़ करा जाता है फोटोसिंथेसिस में उसका लाइसिस होता है, और वो ऑक्सीजन देता है आपको, हाइड्रोजन आयन देता है और इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो जो हाइड्रोजन आयन निकलता है वहाँ वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, एंड इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो उसके कन्वर्जन के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए जिनको हाइड्रोजिनेज कहा जाता है, या कई बार नाइट्रोजिनेज भी कन्वर्ट करता है। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित करने के लिए कुछ एल्गीज यूज़ करी हैं एज फोटोसिंथेटिक मशीनरी, जैसे कि स्कैंडेस्मस है, ड्यूनेलिला है, पोरफायरिडियम है, ऑसिलटोरिया है। इन सभी के अंदर एंजाइम हाइड्रोजिनेज मौजूद होता है जो कि कन्वर्ट कर सकता है उसे हाइड्रोजन गैस में। इसी प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी है जैसे एनाबीना, वो भी नाइट्रोजिनेज वहाँ पर उसके पास एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग एंजाइम है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन गैस बन सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी रिसर्च तो बहुत टाइम से चल रही है इस पर, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। मतलब आप जब लैब में बनाते हो तो कम मात्रा में आप बना सकते हो, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में आपको चाहिए होती है तो बहुत ज़्यादा अगर कॉस्टिंग होगी, बहुत महंगा होगा तो भी कोई नहीं खरीदेगा। तो वो उस लेवल के ऊपर अभी नहीं आ पाया है। बाकी बहुत सारी रिसर्च इस पर चल रही है। एल्गी एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, रिसर्च वर्क जब भी करना होता है किसी भी फील्ड में, चाहे फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, साइटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, तो बहुत सारे जगह पे आपको प्लांट की आवश्यकता होती है। और बहुत सारी जगह पे आपको प्लांट की आवश्यकता में एल्गी एज रिसर्च मटेरियल यूज़ किया जाता है। जैसे कि एसिटिबुलेरिया यूज़ किया गया जेनेटिक साइटोलॉजी में, क्लोरेला यूज़ किया जाता है फिजियोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में। क्यों? क्योंकि स्मॉल है प्लांट, हैंडल करने में थोड़ा ईजी होता है, लाइफ साइकिल छोटी होती है, इजीली अवेलेबल है, और आप लेके भी आते हो तो कोई हार्म नहीं होता है इकोसिस्टम को। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण एल्गी को हम एज रिसर्च मटेरियल यूज़ करते हैं। अब आते हैं, ये तो हमने सारे यूज़फुल यूजेस एक तरीके से जो थे वो पॉजिटिव यूजेस थे कि कहाँ कहाँ अच्छी जगह पे काम आते हैं। अब कुछ नेगेटिव इम्पॉर्टेंस भी है या हार्मफुल कैसे रहती है एल्गी, वो भी पॉइंट है जो कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में दोनों चीज़ें आपको बतानी होती हैं। तो एल्गी एंड वाटर सप्लाई पे हम देखते हैं
कि बहुत जगह पे जो प्लैंक्टोनिक एल्गी होती है, अब नाउ व्हाट इज़ प्लैंक्टोनिक एल्गी? प्लैंक्टोनिक एल्गी से मतलब है जो फ्लोट कर सकती हैं, जो एल्गी पानी पे जो फ्लोट करती हैं एल्गी, दे आर नोन एज प्लैंक्टोनिक एल्गी। तो वो प्लैंक्टोनिक एल्गी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो जब कर जाती है तो वो वाटर को अनसूटेबल बना देती है ड्रिंकिंग के लिए। जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ एल्गी लाइक एनाबीना है, माइक्रोसिस्टिस है, डायनोब्रायोन है, अगर ये कहीं पे ग्रो करती हैं तो ये पानी का टेस्ट भी ख़राब कर देती हैं और उसमें बहुत स्मेल आने लग जाती है। दूसरा, ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट करती हैं जो कि बॉडी के ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट डालता है। और बहुत जगह पे जहाँ पर वाटर स्टेशंस वगैरह बने हुए होते हैं, पानी फ़िल्टर होता है, वहाँ पर उन फ़िल्टर्स जो पंपिंग स्टेशन है उनके फ़िल्टर्स को की एफिशिएंसी वहाँ जम जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो वहाँ पर भी उसकी एफिशिएंसी को ये रिड्यूस कर देती है। और फिर वहाँ पे बहुत सारे केमिकल वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं जिसकी सहायता से ये ग्रो ना करे। क्लोरीन वगैरह यूज़ करते हैं तो वो ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे ये ग्रो नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ डेंजरस एल्गीज़ हैं जो कि टॉक्सिक हैं, जो कि पॉइजनस हैं एक तरीके से, और ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो कहीं पे ये ग्रो कर रही है ऐसे पानी में तो वहाँ पे पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे ही पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी, और भी कई सारी एल्गीज़ हैं जो कि इतनी टॉक्सिक होती हैं कि एनिमल्स की डेथ तक हो जाती है, जीव जो हैं पानी के मर जाते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है जिम्नोडियम वेनिफिकम जो है, जिम्नोडियम वेनिफिकम, जिम्नोडियम ब्राइविस, गोनाइलेक्स टेमरेंसिस, पायरोडियम, ये सारी जो एल्गीज़ हैं ये सब टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, टॉक्सिन्स होती हैं, जहरीली हैं, और ये कई सारी कहीं भी ग्रो करती हैं तो वहाँ पर फिश वगैरह जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसको मार देती हैं। उसके अलावा एनाबीना माइक्रोसिस्टिस जो आपको ऊपर बताया था वो भी ब्लूम्स फॉर्म करती है। ये कई बार पूछा जाता है, वाटर ब्लूम्स, इवन वॉलवॉक्स वगैरह भी कई बार उसमें शामिल हो जाती हैं, लेकिन पॉइजनस नहीं है वॉलवॉक्स, लेकिन एनाबीना माइक्रोसिस्टिस ये पॉइजनस हैं। और ये इतना ज़्यादा ग्रो करती हैं पानी में, आपने देखा होगा बहुत जगह पानी भरा होता है पूरा ग्रीन हो रखा होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये एल्गीज ग्रो करती हैं और बहुत भयंकर रूप से ग्रो करती हैं और उसके पानी के ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती हैं, एक तरीके से यूज़ कर लेती हैं बहुत ज़्यादा। जब ये बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर लेती हैं तो क्या होता है कि रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता, दिन के समय तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऑक्सीजन वापस जनरेट भी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी जनरेट होती रहती है, तो एक्वाटिक लाइफ का काम चलता रहता है, एनिमल्स का भी काम चलता रहता है। लेकिन रात के समय जब ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि रात के समय जब रेस्पिरेशन होता है तो जितने भी और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन मतलब उनको नहीं मिल पाती है, और नहीं मिल पाने के कारण ये खुद भी रेस्पायर करती है तो ऑक्सीजन यूज़ कर रही है, तो उस टाइम पे ये क्या करती है कि सारे एनिमल्स जो है उनकी डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाती है। सफोकेशन के कारण भी एनिमल्स मर जाते हैं, और कुछ हीट जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं उनके कारण भी एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत हार्मफुल है। ऐसे ही टेट्राडोनटॉक्सिन करके एक टॉक्सिन है जो कि मिलता है गोनाइलेक्स कैटिनेला से। अगर ये भी ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है, फ़िश मान लीजिए फ़िश ने इसको खा लिया और वो फ़िश को ये ह्यूमन बीइंग ने खा लिया, तो ये पैरालिसिस और अल्टीमेटली डेथ तक ये कर देता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट है एल्गी सेफिलुरोज, जिसके बारे में कि क्वेश्चन भी आता है। सेफिलुरोज जो है ये पैरासिटिक एल्गी है और ये ग्रो करती है टी, कॉफ़ी, पाइपर, इन प्लांट्स पे ग्रो करती है, और इसकी जो डिजीज़ है वो है रेड रस्ट ऑफ टी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रेड रस्ट ऑफ टी जो है, चाय पे रेड रस्ट की जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा होती है, तो वो है सिफिलुरोज वायरसेंस करके एक ये इसकी स्पीशीज़ है, वायरसेंस, सिफिलरोज वायरसेंस आप लिखेंगे। सिफिलरोज वायरसेंस जो है रस्ट डिजीज़ कॉज करती है टी के अंदर, तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी, और कुछ प्रश्न, छोटे प्रश्न इनमें से आते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा अपनी किताब से, और नहीं समझ में आता तो आप पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।